बदलते भारत की शान। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। कृषि दर्शन आप किसान भाई बहनों के लिए एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से आप तक पहुंचती हैं कृषि जगत से संबंधित तमाम नई जानकारियां। हमारा मकसद होता है कि इन जानकारियों का उचित इस्तेमाल कर हमारे किसानों की आय में वृद्धि हो सके और साथ ही वो देश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। हमेशा की तरह कार्यक्रम में सबसे पहले बात करेंगे विज्ञान और किसान की, उसके बाद नजर डालेंगे कृषि स्टार्टअप पर और अंत में देखेंगे फार्मिंग इंडिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि दर्शन की। कृषि दर्शन में सबसे पहले बात करते हैं विज्ञान और किसान की। दिल्ली स्थित पूसा के सुब्रमण्यम ऑडिटोरियम में राष्ट्रीय सहकारिता ऑर्गेनिक्स लिमिटेड द्वारा एक सहकारिता से जुड़ा हुआ कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का मकसद था कि सहकारिता के माध्यम से किस तरीके से जैविक उत्पाद बनाए जाएं। आइए देखते हैं संगोष्ठी की झलकियां। राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड NCOL द्वारा आयोजित सहकारिता के माध्यम से जैविक उत्पाद को बढ़ावा देने पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह, केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री VL वर्मा, सहकारिता मंत्रालय के सचिव, वरिष्ठ अधिकारी एवं देश भर से सहकारिता से जुड़े लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने NCOL के लोगो, वेबसाइट और ब्रोशर का शुभारंभ और NCOL के सदस्यों को सदस्यता प्रमाण पत्र भी वितरित किए। गौरतलब है कि प्राकृतिक खेती करने वाले सभी किसानों को एक मंच देने और उनके उत्पादों की मार्केटिंग की व्यवस्था करने के लिए राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड की स्थापना की गई। NCOL एक बहुउद्देशीय शुरुआत है जो देश के भूमि व जल संरक्षण और अन्न उत्पादन बढ़ाने के मिशन को गति और दिशा देगी। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य उत्पादों से होने वाले मुनाफे का 50% छोटे किसानों तक पहुंचाना है। ये अगले 5 सालों में देश का सबसे बड़ा उपक्रम होगा और जनता को स्वस्थ रखने प्रधानमंत्री मोदी जी के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम सिद्ध होगा। सभी PACS, FPOs और प्रोग्रेसिव फार्मर्स इस संस्था के साथ जुड़े और भारत ब्रांड को मजबूत करें और इस ब्रांड के माध्यम से खुद भी समृद्ध हो। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव में हम सब के सामने आत्मनिर्भर भारत के सूत्र को सार्थक करने के लिए कई लक्ष्य रखे। उसमें से एक लक्ष्य प्राकृतिक खेती का है। प्राकृतिक खेती का लक्ष्य अगर सिद्ध करना है तो कई मोर्चों पर न केवल काम करना पड़ेगा, सारे मोर्चों के बीच में संकलन कर कर आगे बढ़ना पड़ेगा। एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के बगैर प्राकृतिक खेती को
इस देश में 50% से ऊपर ले जाने का लक्ष्य सिद्ध हो ही नहीं सकता। और मैं मानता हूं कि हमने इस लक्ष्य के लिए आज यहां पर जो 3 काम हुए हैं, वो तीनों काम वो लक्ष्य की सिद्धि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम सब भारतीयों के लिए इस संतोष का विषय है कि कृषि उत्पादन में आज हम आत्मनिर्भर हैं। 140 करोड़ भारतीयों के पेट भरने के लिए हमें किसी से आज हाथ लंबा करने की स्थिति नहीं है। हम सरप्लस हैं, वो हमारे लिए बड़ी संतुष्टि का विषय है। परंतु ये सरप्लस होने की यात्रा में कई चूक भी हुई है और अब समय रहते ये जो गलतियां हुई है इसको सुधारने का समय भी अब शुरू हो चुका है। क्योंकि आज हम अन्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गए हैं, तब निश्चित रूप से सोचना पड़ेगा, हमारी ये यात्रा का सिंहावलोकन भी करना पड़ेगा, मूल्यांकन भी करना पड़ेगा और कमियों को उजागर कर उसकी पूर्ति की दिशा में हमें आगे बढ़े। और मुझे आनंद है कि विगत 5-6 साल में देश में लाखों किसानों ने इसको अपनाया है, स्वीकारा है। 2-3 साल का पेनफुल प्रोसेस अपने खेत को ऑर्गेनिक घोषित करने का सहन करने के बाद भी आज कई किसान अपनी भूमि को ऑर्गेनिक भूमि कर रजिस्टर्ड कर पाए। जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स अपनी खेती में उत्पाद करते हैं, अपने खेत को जो ऑर्गेनिक खेत बना चुके हैं, प्राकृतिक खेती करते हैं, ये सभी किसानों को एक मंच देने का काम और वो सभी किसानों को उनके प्रोडक्ट का मार्केटिंग की व्यवस्था करने के मूल काम के लिए नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड की स्थापना हुई है। मैं आज देश भर के कोऑपरेटिव और एग्रीकल्चर से जुड़े हुए सभी भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं कि भारत ऑर्गेनिक्स न केवल भारत, आने वाले दुनिया में दुनिया के ऑर्गेनिक मार्केट का सबसे विश्वसनीय और सबसे बड़ा ब्रांड बनने जा रहा है। विज्ञान और किसान में अब बात करते हैं जीवामृत की। जी हाँ, जैविक खेती के लिए जीवामृत बहुत महत्वपूर्ण है। जैविक खेती का एक ऐसा तरीका है जिसमें रसायनों का इस्तेमाल नहीं होता है। ये तरीका हमारी मिट्टी की गुणवत्ता और पर्यावरण के अनुकूल भी है। जीवामृत का क्या इस्तेमाल है, कैसे हमारे किसान घरों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और फसलों में अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और उसी से मिट्टी को प्राकृतिक रूप से उपजाऊ बना रहे हैं। सेब के खेत में प्राकृतिक खेती का उपयोग कर रहा हूं और पिछले 2 साल से मैं उसी पे कार्य कर रहा हूं। इसमें हम मार्केट से इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड को छोड़कर हम जीवामृत और दूसरे कई सारे प्राकृतिक प्रोडक्ट्स बना के हम अपने ज़मीन की उर्वरता बढ़ाते हैं। और इसके अलावा हम इसमें कोई भी कीटनाशक और मार्केट से ख़रीदे हुए किसी भी कीटनाशक और खाद का उपयोग नहीं करते हैं। इसमें हम कई तरह के चीज़ें बनाते हैं, जैसे ज़मीन की उर्वरता बढ़ाने के लिए हम जीवामृत का यूज़ करते हैं।
जो कि गौमूत्र, पानी और गुड़, बेसन तथा किसी पेड़ के आसपास के तने के पास की मिट्टी लेके उसे हम एक बाल्टी में डाल देते हैं और उसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किसी डंडे की मदद से हम उसे घुमाते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि अगर हम इसे क्लॉकवाइज घुमाएं तो उसके जो जीवाणु हैं वो जीवित रहते हैं, अदरवाइज़ वो मर जाते हैं। तो वो ये प्रोसेस बनाने के बाद हम उसे जूट की बोरी से ढक देते हैं और उसको 3-4 दिन तक यही बार बार डंडे से घुमाते 2-4 मिनट तक घुमाते रहते हैं। और ये बनने के बाद हम इसे ये नाली जो बनी आप देख रहे हैं इसमें डालते हैं, ताकि इसके अंदर इसकी उर्वरता अच्छी हो। और इसी जीवामृत की वजह से इसमें हमारे पास केंचुए तैयार हो गए हैं, जो कि हमने यहाँ पे पहले के टाइम पे हम यहाँ पे ज़मीन पे जब इसको खुदाई करते थे तो ये बहुत मजबूत हुआ करती थी। अब जब से हम इसमें जीवामृत डालना शुरू कर रहे हैं तब से इसकी उर्वरता बढ़ चुकी है और केंचुओं ने इस ज़मीन को बहुत ज़्यादा उपजाऊ बना दिया है। उसके अलावा हम इसके तनों में भी आप देख सकते हैं हमने लेप यूज़ किया हुआ है। हमने इसमें लाल मिट्टी, गोबर और हींग, हल्दी, अलसी का तेल और गौमूत्र और इसका हमने मिक्सचर बना के हम इस पे तनों में लेप लगाते हैं, जिससे इसके जो खाल है वो साफ़ रहती है, प्लस इस पे कोई भी काई नहीं जमती। मिट्टी को प्राकृतिक उर्वरता देने के लिए स्वास्तिक दलहनी फसलें भी बोते हैं। बोने से पहले बीज को बीजामृत से शोधित करते हैं। शोधित करने के बाद बीज को छांव में सुखाया जाता है और फिर अगले दिन बो दिया जाता है। फसल काटने के बाद दलहन के पौधों की ही पलवार कर देते हैं। इससे मिट्टी को प्राकृतिक नाइट्रोजन मिलती है। स्वास्तिक फसलों के अल्टरनेरिया से बचाने के लिए लस्सी और गौमूत्र का इस्तेमाल करते हैं और कीटों से फसलों को बचाने के लिए अग्नि अस्त्र का। दूसरी क्रॉप्स में हम इसमें अलग अलग तरह की दालों का इसमें दूसरी दालें उगाते हैं, जिसमें कि उसके बीज को भी हम पहले ट्रीट करते हैं, जो कि प्राकृतिक खेती के ही थ्रू आता है प्रोसेस। उसको हम बीजामृत कहते हैं। बीजामृत में हम क्या करते हैं कि उस दालों को पहले हम उसका घोल बनाते हैं। बिजाई करने के पहले हम उसे घोल को बीजामृत में डालेंगे और उसे छाँव में सुखाते हैं। छाँव में सुखाने के बाद ही हम उसे अगले दिन यहाँ पे बिजाई कर देते हैं। अक्टूबर में हम इसमें यहाँ पे बिजाई करेंगे तो ये जितनी खाली जगह है इसमें दूसरी हम ऐसी दालें उगाएंगे जो कि इसमें नाइट्रोजन बढ़ा देगा। हम इसमें नाइट्रोजन के लिए खाद ना डालने के बजाय दूसरी दालों को इसमें उगाएंगे और वो उगने के बाद हम इसी में ही उसे मल्च कर देंगे, जिससे कि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाएगी हमारी ज़मीन में। और इसी की जो हम खेती कर रहे हैं तब से आप देख सकते हैं कि इस बगीचे में पत्तों की स्थिति काफ़ी अच्छी है। अल्टरनेरिया की शिकायत कुछ जगह आती थी, लेकिन हम उसकी जगह लस्सी और गौमूत्र की स्प्रे करने से उसके बाद हम इसमें काफ़ी कंट्रोल कर पा रहे हैं। हमने इस पर कोई भी पिछले 2 साल से कोई भी इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड यूज़ नहीं किया है। रासायनों के अंधाधुंध इस्तेमाल के कारण मिट्टी में जैविक कार्बन यानी जीवांश की कमी होती है। भारत के कई इलाकों में जैविक कार्बन की मात्रा 0.5% और कुछ स्थानों पर 0.2% रह गई है। ऐसे में स्वास्तिक चौहान प्राकृतिक तरीके अपनाकर न सिर्फ मिट्टी की हिफाजत कर रहे हैं बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान दे रहे हैं। तो ये था हमारा आज का विज्ञान और किसान। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि दर्शन। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो।
बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए बात करते हैं कृषि स्टार्टअप की। कृषि स्टार्टअप एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें हम आपको सफल किसानों की कहानियां दिखाते हैं, लेकिन आज की कहानी और भी ख़ास है क्योंकि ये एक महिला किसान की कहानी है। जी हाँ, कृषि के क्षेत्र में महिलाएं बढ़ चढ़कर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही हैं, अपने आप को स्थापित कर रही हैं और साथ ही अन्य महिलाओं को भी प्रेरित कर रही हैं। कहते हैं ना कि अगर हौसले बुलंद हो, इच्छा शक्ति मजबूत हो तो कोई भी चुनौती आपकी राह नहीं रोक सकती, और ऐसा ही कर दिखाया इस महिला किसान ने भी। आइए देखते हैं इनकी कामयाबी और जज्बे की कहानी। हार हो जाती है जब मान ली जाती है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। हम झारखंड की बेटी हैं, जो काम हम ठानते हैं उसको पूरा भी करते हैं। नौकर नहीं बनेंगे। झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 40 किलोमीटर दूर बूढ़म ब्लॉक का एक छोटा सा गांव है गुटरू। ये ठाकुर गांव थाना क्षेत्र का सबसे पिछड़ा गांव है। इस गांव में रहती हैं 42 वर्षीय महिला सरिता देवी। आज से 3 साल पहले तक एक गरीब परिवार का बोझ उठाती हुई अपनी रसोई घर से आंगन तक घूमने वाली सरिता देवी आज मोटे अनाज से बने व्यंजनों को लेकर गुटरू से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक अपनी पहचान बनाने में सफल हुई है। मेरे सास ससुर, मेरे हस्बैंड का सपोर्ट से हम सारा चीज किए हैं, तो उन लोग को भी गर्व होता है कि मेरी बेटी इतना अच्छा से हर जगह जा रही है, हर जगह ट्रेनिंग, हर जगह न्यूज में मेरे पापा देखते रहते हैं। पूरे भारत में मिलेट्स को लेकर एक बड़ा अभियान चला है। सरिता देवी भी स्वयं सहायता समूह बनाकर बाजरा, ज्वार और मकई से कई व्यंजन बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभियान में शामिल हो गई है। सरिता देवी के साथ उनके पति रामेश्वर महतो और बच्चे अरुण व तृप्ति भी काफी मदद करते हैं। मम्मी के साथ हम भी लड्डू बना लेते हैं। कोई मटेरियल लाना रहता है, कच्चा माल, तो मैं जाके रांची से ला देता हूँ। प्राउड फील होता है, हार्ड वर्क करते इसीलिए। सरिता देवी बताती हैं कि घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उन्होंने अपने आप को इससे निकालने के लिए सबसे पहले रामकृष्ण मिशन के दिव्यान में मोटे अनाज से लड्डू बनाने का प्रशिक्षण दिया। महाराज हम लोग को बताए कि मोटा अनाज को इस टाइप में आप बना सकते हैं, तो फिर हम लोग उसका काम हम तुरंत शुरू कर दिए। फिर अभी जितना भी लड्डू होता है मेरा मिशन का ही थ्रू हम 40 से 30 हज़ार तक में पर मंथ हम बेच लेते हैं उतना लड्डू। 2021 के दिसंबर महीने से 15 महिलाओं के साथ मिलकर सहायता समूह बनाकर उन्होंने अपनी मेहनत लगन से मोटे अनाज का इस्तेमाल करते हुए अपनी एक अलग पहचान बनाई है। कहीं भी हम लोग को बोला जाए तो गुटरू गांव का तुलना किया जाए कि देखो गुटरू गांव की महिला लोग इतना आगे बढ़ी। गुटरू गांव को सरिता देवी ने एक नई पहचान दिलाई है। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। आप देखते रहें कृषि दर्शन। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में
इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए अब नजर डालते हैं फार्मिंग इंडिया पर। एफपीओ यानी किसान उत्पादक संगठन, सरकार एफपीओ को काफ़ी प्रोत्साहित कर रही है क्योंकि इससे न सिर्फ किसान संगठित हो रहे हैं बल्कि छोटे और मझोले किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इससे न सिर्फ नई तकनीक तक उनकी पहुंच बनती है बल्कि उनके आर्थिक विकास को भी बल मिलता है। तो आइए जानते हैं कि कैसे किसान एफपीओ से जुड़कर लाभ ले रहे हैं। भारत सरकार का और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का और उनकी आय दोगुना करने का जो लक्ष्य है, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री ने सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत 10,000 एफपीओस का फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का गठन करने के लिए पूरे देश में जो मुहिम चलाया है, ये एक बहुत ही अच्छा प्रयास है। इससे हमारे किसान आत्मनिर्भर हो रहे हैं जिससे उनके प्रोडक्ट्स जो हैं हमारे किसानों के, क्योंकि एक हमारा अकेला किसान होता था तो वो अपने प्रोडक्ट्स को कहीं नहीं ले जा पाता था, उसको पहचान नहीं दिला पाता था। अब हम जब संगठन में सारे हमारे किसान संगठन में काम करके हम उसको प्रोसेस करते हैं उसके प्रोडक्ट्स को, तो हमें एक अच्छा मार्केट लिंकेज मिलता है और गवर्नमेंट हमारा समय समय पर काफ़ी अच्छे आयोजन करवाती है गवर्नमेंट, और बायर सेलर मीट भी करवाते हैं जिससे हमारे किसान भाइयों को अच्छा रेट भी मिल रहा है और अच्छा मतलब आय में भी बढ़ोतरी हो रही है। और इससे हमें सारी मतलब हमारा वैसे किसान अकेला रहता था तो उसको कुछ ज़्यादा लाभ नहीं मिल पाता था, लेकिन अभी क्या है, हमारा किसान संगठन होकर एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना के काम कर रहा है तो अपने प्रोडक्ट को एक ब्रांड बना पा रहा है जिससे कि नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में उसकी एक पहचान बन रही है। एक पूरा देश में एक हब बन रहा है फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियों का, जिससे कि आने वाले भविष्य में किसानों के लिए और देश के लिए भी हम एक, क्योंकि हम अन्नदाता हैं तो हम एक विश्व अन्नदाता भी बनने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे सरकार पूरा इस पर फोकस कर रही है और काफ़ी मतलब सहायता भी कर रही है किसानों को। और हम जल्दी ही हम एक मतलब फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियों का एक हमारे देश में बड़ा सा हब बन जाएगा और हम स्वयं अपने हमारा किसान हर प्रोडक्ट अपना खुद का प्रोड्यूस करेगा, ना कि किसी कंपनियों को, बाहरी कंपनियों को देके हमारा किसान खुद ही अपना प्रोडक्ट बनाएगा अपना, क्योंकि हम प्रोडक्शन हम खुद करते हैं। अभी क्या होता है कि ब्रांडिंग कोई दूसरी कंपनी करती है, वो हमारा ही प्रोड्यूस किया हुआ अनाज हमको ही ब्रांडिंग करके वो कंपनी वापस दे देती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब हम हमारे किसान खुद ही प्रोड्यूस करेंगे क्योंकि वो खुद ही एक लिमिटेड कंपनी बन चुके हैं और हम खुद ही अपनी ब्रांडिंग करके खुद ही अपना वैल्यू एडिशन करके और उसको एक नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में अपनी पहचान दिला रहे हैं। और इसमें केंद्र सरकार जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं, काफ़ी मतलब ONDC है, माई स्टोर है, बेज ऐप है, और सारे सबसे कंट्रीब्यूशन करवा रही है सरकार, जिससे कि हम अपने प्रोडक्ट को मार्केट लिंकेज दे सकें। क्योंकि हमारे अभी किसानों के पास क्या है, कोई मार्केटिंग टीम नहीं है और कोई वो नहीं है, एजेंसी हायर करने के लिए वो नहीं है, तो गवर्नमेंट इसमें हेल्प कर रही है उसको उसके ब्रांड को प्रमोट करने में, उसको सेल करने में। और सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे हमारे किसान भाइयों के हम प्रोसेस इकट्ठा कलेक्शन करके प्रोसेस करके एक ब्रांड बना के और उसको हम ऑनलाइन भी लेके जा रहे हैं और हम ऑफलाइन भी हम अपने अन्य राज्यों में B2B B2C भी हम सारे किसान भाई मिलके अलग अलग ब्लॉक्स का प्रोडक्ट है, किसी ब्लॉक में कुछ प्रोडक्ट है, किसी ब्लॉक में कुछ प्रोडक्ट है, तो वो हम सारे किसान भाई अपना B2B भी कर रहे हैं, B2C भी कर रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ जैसे हमारे मैनपुरी, आगरा, इटावा में आलू होता है और केरला, कर्नाटका में आलू नहीं होता है, तो हमारे वहाँ के FPOs हम यहाँ से आलू भेज देते हैं, वहाँ से हमारे FPOs को यहाँ नारियल आ जाता है, तो हम B2B भी व्यवसाय करते हैं। तो ये था हमारा आज का फार्मिंग इंडिया। आशा करते हैं कि आज के कार्यक्रम में जो जानकारियाँ हमने आप तक पहुँचाई हैं उससे हमारे किसानों को ज़रूर लाभ हो रहा होगा। अगर आपके कोई सुझाव हैं या फिर कोई सवाल आप हम तक पहुँचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल ID है krishidarshan@gmail.com। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58 CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049।
कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम है। आपके सुझाव का हमें इंतज़ार रहता है और आपका फीडबैक हमें कार्यक्रम को और बेहतर करने में मदद भी करता है। आप हमारा ये कार्यक्रम यानी कृषि दर्शन YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और देखिए YouTube पर भी कृषि दर्शन। कृषि दर्शन के नए अंक में नई जानकारियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। बैटरियों की बढ़ती मांग के कारण यूरोप की सबसे बड़ी बैटरी उत्पादक कंपनी नॉर्थवोल्ट बनाएगी नई गीगा फैक्ट्री। जर्मनी में लगने जा रही इस फैक्ट्री के बारे में होगी बात मंथन में इस शनिवार सुबह 10 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।